हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ मनीष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइकॉन जीएस एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। तो वर्णमाला की ये पहली क्लासेज है। इस क्लास में हम वर्णमाला पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगली क्लास में वर्णमाला से संबंधित जितने भी अच्छे प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को लेकर मैं आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग वर्ण को जानते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, क हलंत, ग हलंत आदि। इन सभी का आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ हो गया, हर्ष ई, हर्ष उ, क हलंत, ग हलंत, च हलंत आदि। उसके बाद आते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा परिभाषा यह है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग यह वर्णमाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। जैसे कि ज, च, छ, ज, य ये वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए वो वर्णमाला नहीं है। उसके बाद हम आते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। एंड उसके बाद भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, ध्वनि। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल में वर्णों का समूह तो है और इसका अर्थ भी निकलता है। जैसे कमल एक पुष्प का नाम है, ठीक है, तो ये शब्द कहलाएंगे। लकम, यहाँ पर देखिए, लकम तो वर्णों का समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र हो, अर्थात जिससे बोलने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई, हर्ष दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ऐ डबल लिखा गया है, ऐ। उसके बाद ओ, औ, डबल यहाँ पर ऐ लिखा गया है, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद व्यंजन, यानी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क। जब क का आप उच्चारण करेंगे तो क प्लस अ आएगा, यानी कि लास्ट में अ, क। वैसे ही ख का जब आप उच्चारण करेंगे तो ख प्लस अ आएगा, लास्ट में अ आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। अ, आ, हर्ष, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। सिर्फ आप री को हटा देंगे तो वही आपका बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यानी कि जिसे बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ हो गया, हर्ष ई, हर्ष उ, री। इन सब का जब आप उच्चारण करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? यही 4 है। उसके बाद दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे या जिसको खींच कर बोला जाता हो। जैसे राम, राधा,
श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम जो खींच कर बोला जाता है, इसका सिंबल यही है, जैसे इस टाइप के ये हो गया, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर का उदाहरण हो गया। अच्छा, ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ए जो बनता है अ और ई से मिलकर बना हुआ है, एंड ओ अ और उ से मिलकर बनता है। इसे हम लोग संधि में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन। पीछे हम लोगों ने व्यंजन की परिभाषा देख लिए थे, फिर से एक बार देखते हैं। यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। और क वर्ग में आपको ये सभी क से अंग तक के व्यंजन को क वर्ग बोला जाता है। च से य तक के व्यंजन को च वर्ग बोला जाता है। ट से न तक के व्यंजन को ट वर्ग बोला जाता है। ट से न तक के व्यंजन को त वर्ग बोला जाता है। और प से म तक के व्यंजन को प वर्ग बोला जाता है। जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, इन सभी को प्रथमा अक्षर बोला जाता है। इसका आगे यूज होने वाला है, और इसको द्वितीय अक्षर बोला जाता है। एंड यहाँ से लेकर ये सभी को तृतीय अक्षर बोला जाता है। हाँ, ये सभी को चतुर्थ अक्षर बोला जाता है, और इसको पंचमा अक्षर बोला जाता है। पंचमा अक्षर को नासिक के वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं अंत अस्त व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन में कौन कौन है? य है, र है, ल है, व है। उसके बाद उष्ण व्यंजन में कौन आते हैं? तालाबे स, मूर्धन स, दंती स, ह। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र आते हैं। एंड उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पर जैसे ड और ढ, ड का ड और ढ के नीचे बिंदु लगा देंगे तो वो उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा व्यंजन से संबंधित कुछ तथ्यों को जान, जैसे य और व अर्ध स्वर कहलाता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे कौवा। कौवा को ऐसे भी लिखते हैं एंड ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए ये अर्ध स्वर कहलाता है। कुआ को आप ऐसे भी लिखते हुए देखेंगे और ऐसे भी। उसके बाद महिलाएं, महिलाओं को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, ठीक है। र, र को प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। क्यों? जब आप र का उच्चारण करेंगे तो कंपन उत्पन्न होता है, जैसे र र र, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ल पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद हम लोग वर्णों की संख्या देखने वाले हैं, तो बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए इधर मिटाने वाला हूँ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने वर्ण देख लिए। वर्ण किसे कहते हैं? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, अ, हर्ष ई, हर्ष उ, क हलंत, च हलंत आदि। उसके बाद वर्णमाला ये परिभाषा देखेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा परिभाषा यह था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यह वर्णमाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णों का एक क्रम है, जैसे कि च हो गया, उसके बाद य हो गया, ज हो गया, ये सब वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। एंड उसके बाद भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। तो शब्द भाई किसे कहते हैं? तो शब्द यानी वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बताए हैं, कमल। तो कमल में वर्णों का समूह है और उसका एक अर्थ भी निकलता है। कमल पुष्प का नाम है। एंड उसके बाद जैसे हम लकम बताए हैं, लकम तो वर्णों का समूह है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो शब्द नहीं है। उसके बाद हम आपको बताए हैं यानी कि वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र हो,
अर्थात जिसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे कि अ, आ, हर्ष ई, हर्ष दीर्घ उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कौन कौन? जैसे उसमें री नहीं आएगा। और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। हाँ, और आपको हम अंग और अ, अंग और अयोग वाह कहलाता है, ठीक है। ये स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर हम आपको बताए हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्ललित स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम समय लगे, जैसे कि इसकी संख्या 4 हो गया, अ हो गया, हर्षी, दीर्घी, री। एंड उसके बाद हम आपको बताएं दीर्घ स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। इन सब का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो तुलनात्मक रूप से, जैसे कि आ बोले हैं तो अ एंड आ में ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये सब स्वर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रयुक्त स्वर आपको हम बताए हैं। प्रयुक्त स्वर उसे कहते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, या जिसको खींच कर बोला जाता हो, जैसे राम को राम बोलेगा, ठीक है। राधा को राधा, श्याम को श्याम, ऐसे खींच कर बोला जाता है। उसके बाद आपको हम बताए हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा हो गया, व्यंजन में आते हैं क वर्ग में क, ख, ग, अंगा हो गया, च, छ, ज, क से प वर्ग तक बताए हैं, ये सभी व्यंजन है। और क से प वर्ग, इस सभी को स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। एंड ये हो गया आपको प्रथमाक्षर, ये द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचमा अक्षर। अब इन सभी का यानी कि उपयोग इधर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं अंत अस्त व्यंजन। य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। तालाबेश, मूर्धन्य, दंतीश और ह को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्वर को कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ के नीचे बुनका लग जाता है तो उसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद आपको हम बताए हैं य और व अर्ध स्वर कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कौवा को ऐसे भी लिख देंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। गुआ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। महिलाएं को ऐसे ऐसे, इसलिए इसको य और व अर्ध स्वर कहलाता है। र प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाता है, क्योंकि हम लोग जब र का उच्चारण करते हैं तो र कंपन उत्पन्न होता है। ल पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या की बात करें तो जैसे देखिए 11 स्वर हो गया, 2 अयोग वाह हो गया, 2 उत्क्षिप्त हो गया, 4 संयुक्त हो गया एंड व्यंजन 33। तो आप काउंट करेंगे तो 11 दो 13, 13 दो 15, 15 चार 19, 19 33, 52 हो गया। अच्छा, आपसे पूछेगा कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताने हैं 33, यानी कि 33 है। अब बोलेगा कौन कौन है? देखिए क से प वर्ग तक 25 हो गया, अंत अस्त व्यंजन 4 हो गया, उष्ण व्यंजन 4, 25, 8, 33 हो गया। उसके बाद अब हम लोग व्यंजन, जिस प्रकार से स्वर का प्रकार देखेंगे वैसे ही अब हम लोग व्यंजन के प्रकार देखने वाले हैं। तो व्यंजन के भी देखिए, व्यंजन के 2 आधार पर देखते हैं। एक प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। यानी कि जिसको बोलने में कम प्राण वायु लगे उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले र हो गया, प्रथम अक्षर हो गया, तृतीय अक्षर हो गया एंड पंचम अक्षर, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। इन सब का जब आप उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है तुलनात्मक रूप से। इसमें ख, जैसे ख बोल रहे हैं तो जैसे क, ख, ख में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। एंड इसके साथ स्वर, यानी कि ये सभी जितने भी स्वर है अ, आ, ये सभी इसके साथ आ जाएगा, अल्प प्राण में आ जाएगा। उसके बाद अंत अस्त व्यंजन भी अल्प प्राण में ही आता है। अंत अस्त ये वाले य, र, ल, व, ठीक है। एंड उसके बाद जिसको बोलने में अधिक प्राण वायु लगे उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कि द्वितीय वर्ग के सभी व्यंजन एंड चतुर्थ वर्ग के सभी व्यंजन इसमें आ जाएंगे महाप्राण में। एंड इसके साथ ही उष्ण व्यंजन, जैसे कि इसमें तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है तालाबेश, मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, घोष एंड अघोष। घोष में आते हैं आपको तृतीय वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के और पंचम वर्ग के, ठीक है।
जिसको पंचमा अक्षर भी बोला जाता है। इसके साथ ही स्वर आते हैं, य, र, ल, व, एक ह अतिरिक्त जुट जाता है। इस वाले में ह नहीं है, ठीक है ना। तो आप घोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जैसे तृतीय वर्ग के व्यंजन, चतुर्थ वर्ग के व्यंजन, पंचम वर्ग के व्यंजन एंड स्वर। इसके साथ य, र, ल, व एंड ह भी आता है। और अघोष में पहला यानी प्रथमाक्षर एंड द्वितीय अक्षर के साथ ही तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स आते हैं अघोष के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान पर आते हैं। तो देखिए, यानी कि जितने भी क वर्ग कंठ से बोला जाता है, जैसे कि आप उच्चारण कीजिए क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कंठ से बोला जाता है क वर्ग को। इसके साथ ही अ, आ, एंड ह को कंठ से बोला जाता है, ठीक। एंड आते हैं तालाबे से, च वर्ग को तालाबे से बोला जाता है, जैसे आप बोलने का प्रयास कीजिए, यानी कि तालु से, ठीक है। ये च, छ, ज, झ, य, ये सभी तालु से बोल रहे हैं, इसलिए इसको तालाब्य। आपसे सवाल पूछा है च का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, तालाब्य है, मूर्धन्य है, दंत है, तो आपको तालाब्य लगाने हैं। इसके साथ य, तालाब्य स, हर्ष दीर्घ आता है, ठीक है। मूर्धन्य में ट वर्ग को मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो आपको मूर्धन्य बताना है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, न। इसके बाद ट वर्ग को दंत से बोला जाता है, इसके साथ ही ल, स भी इसी में आते हैं। प वर्ग को ओठ से बोला जाता है, जैसे आप बोलने का प्रयास कीजिए प, फ, ब, भ, म, तो ये ओठ से बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको उच्चारण स्थान ओठ से हो गया। ए एंड ए का उच्चारण स्थान होना है कंठ तालाब, जैसे हम आपको बताए हैं ए एंड ए, यहाँ पर भी बताया है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, अ और ई से। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, जैसे देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालाब्य है, तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कंठ तालाब्य हो जाता है। वैसे ही ओ एंड औ का उच्चारण स्थान, जैसे कि ओ, अ और उ से मिलकर बना है, ठीक है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, इसलिए उसको कंठ ओष्ठ से अ, ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। अब थोड़ा एक ये देख लेते हैं र के रूप, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा डीप में पूछेगा तो ये भी पूछ लेता है कि र के रूप बताइए। तो र दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एंड एक व्यंजन। जैसे री, जैसे आपसे कृपया दे देगा, ठीक है, ये वाले जो है ना कृपया हो गया, ऐसे वाले रा ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है। कृपया हो गया, मातृभूमि हो गया, ये सभी स्वर स्वर र है, ठीक है। एंड उसके बाद व्यंजन, इसके अलावा जो भी है वो सभी व्यंजन र कहलाएंगे। व्यंजन र में भी दो प्रकार के होता है, आपसे सवाल पूछ लेगा कि किसमें र आधा है, किसमें र पूरा है। तो देखिए, यानी कि किसी शब्द के बगल में, जैसे ये बगल में है या नीचे, यदि र लगा है तो वह पूरा र है, यदि किसी शब्द के ऊपर र लगा है तो वह आधा र है। तो आपको क्या याद रखना है, शब्द के बगल में है तो उसमें पूरा र है, शब्द के नीचे है तो आधा र है, सॉरी पूरा र है। और यदि शब्द के ऊपर र लगा हुआ है तो आधा र है, जैसे धर्म में ये ऊपर र लगा हुआ है तो इसमें आधा र है, ड्रम में नीचे लगा हुआ है तो ये पूरा र है, मात्रा मात्र में बगल में र लगा हुआ है तो पूरा र है। यानी नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले होंगे उन सभी को लेकर मैं आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।